हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले टर्न पर टिश्यू सिस्टम टॉपिक चालू करा था। उसमें हमने ये देखा कि स्टेम्स या रूट्स में मुख्यतया 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। पहला डर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। पिछले टर्न पे हमने डर्मल टिश्यू सिस्टम अध्ययन किया था। आज हम जो दूसरे प्रकार का टिश्यू सिस्टम है यानी कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हम उसका अध्ययन करेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी भरण उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे जो सेल्स पाई जाती हैं वो वल्कुट, अंतस्थ त्वचा यानी एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल यानी परिरंभ, मज्जा रश्मियाँ व जो मज्जा यानी पित्त होता है वे भरण उत्तक तंत्र में सम्मिलित की जाती हैं। अतः इस तंत्र में बाह्य त्वचा व संवहन पुलों को छोड़कर सभी भाग सम्मिलित हैं। यानी कि अगर हम स्टेम का सेक्शन काटें और उसकी एनाटॉमी स्टडी करें तो सबसे बाहर एपिडर्मिस नज़र आएगी। उसके नीचे जो टिश्यू है वो पूरा ग्राउंड टिश्यू कहलाता है, जो कि एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज या पित्त से मिलकर बना है। भरण उत्तक में उपस्थित उत्तकों को स्थिति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी भरण उत्तक में उपस्थित जो टिश्यू है उसको पोजीशन के आधार पर 2 वर्गों में डिवाइड किया है। पहला है एक्स्ट्रास्टिलर यानी बाह्यरंभीय और इंट्रास्टिलर यानी अंतरारंभीय। यानी जो रंभ से बाहर जो टिश्यू पाया जाए वो एक्स्ट्रास्टिलर टिश्यूज़, और जो रंभ के अंदर जो टिश्यू पाया जाता है या सेल्स पाए जाते हैं वो इंट्रास्टिलर कहलाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्यरंभीय टिश्यू की यानी एक्स्ट्रास्टिलर टिश्यू। यह क्षेत्र बाह्य त्वचा के नीचे से प्रारंभ होकर परिरंभ तक पाया जाता है यानी पेरिसाइकिल तक पाया जाएगा, परंतु कुछ पौधों में वल्कुट 2 या 3 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हो सकती हैं, अतः यह निम्न भागों में विभेदित हो सकता है। पहला है हाइपोडर्मिस या अधोत्वचा। यह भाग ठीक एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है और यह मुख्यतया कोलनकाइमेटस यानी स्थूल कोणोत्तक या दृढ़ोत्तक सेल्स द्वारा निर्मित होता है। यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि हाइपोडर्मिस या अधोत्वचा किस प्रकार के सेल से निर्मित है, तो उत्तर सही इसका है कोलनकाइमेटस टिश्यू द्वारा हाइपोडर्मिस बना होता है। हाइपोडर्मिस का मुख्य कार्य पादप अक्ष को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का होता है। कुछ पादपों में यह मृदुतक से बनी भी हो सकती है। उनमें हरित लवक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। ऐसे पौधों में तने की बाह्य रेखा या बाह्य जो आउटलाइन है, रूपरेखा है, उसमें उभार व गर्त उपस्थित होते हैं। जैसे कुकुरबिटा या सूरजमुखी या इक्विसिटम की हम स्टेम काटें तो इस प्रकार की उभार व खांच नज़र आती हैं। जो दूसरा क्षेत्र है या दूसरा भाग है एक्स्ट्रास्टिलर सिस्टम का, वो है इनर कोर्टेक्स यानी आंतरिक वल्कुट या सामान्य वल्कुट। यह उत्तक हाइपोडर्मिस के नीचे पाया जाता है वह मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है। इन मृदुतक कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिक अवकाश या जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो उपस्थित भी हो सकते हैं या अनुपस्थित भी हो सकते हैं। इस क्षेत्र में रबर शीर उत्तक, रेजिन कैनाल, स्क्लेरिड, ऑयल ग्लैंड्स, टैनिन अथवा मंड कोशिकाएं सामान्य रूप से वितरित होती हैं। जो जड़ का वल्कुट या कोर्टेक्स होता है वो तने के वल्कुट से अधिक विस्तृत होता है तथा यह भोजन संचय का कार्य करता है। इसके अलावा जड़ के वल्कुट की बाह्य परत भी कुछ कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होकर यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती हैं और इसे एक्सोडर्मिस या बाह्य मूल त्वचा भी कहते हैं। तो जो एक्सोडर्मिस है वो जड़ों में पाई जाती है। यह था इनर कोर्टेक्स। जो तीसरा हिस्सा है वो है अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस।
वल्कुट की सबसे भीतरी परत अंतस्त्वचा बनाती है। यह वल्कुट को रंभ से पृथक करने वाली एकल स्तरीय परत होती है। यह प्रश्न भी अक्सर वन सेंटेंस या एक वाक्य में जवाब दीजिए, उसमें अक्सर पूछा जाता है कि वल्कुट और रंभ को कौन सी परत या कौन सा टिश्यू या कौन सी लेयर पृथक करती है। इसका सही जवाब होगा एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा। इसकी सेल्स ढोलकाकार होती हैं तथा सामान्यतया एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। आर कैस्पेरी 1973 यानी आर कैस्पेरी नाम के बॉटनिस्ट ने 1973 में इन कोशिकाओं में अरीय एवं अनुप्रस्थ भित्तियों पर लिग्निन व सुबेरिन का स्थूलन देखा और इन्हीं के नाम पर इन स्थूलन युक्त कोशिका भित्तियों को कैस्पेरियन पट्टी नाम दिया गया। तो एंडोडर्मिस की विशिष्ट पहचान उनमें उपस्थित कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, यानी कैस्पेरियो पट्टी की उपस्थिति एंडोडर्मिस का एक लाक्षणिक गुण है। अधिकांश संवहनी पौधों की जड़ों में, विशेषकर जो प्रोटोजाइलम के सम्मुख होती हैं, उनमें ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती। इनको मार्ग कोशिका या पासेज सेल्स भी कहते हैं। यानी पासेज सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें कैस्पेरियन पट्टियाँ नहीं पाई जाती। एंडोडर्मिस का प्रमुख कार्य पौधों में जल एवं खनिज पदार्थ के संवहन को संचालित करने का होता है और दूसरा कार्य मूल दाब को नियंत्रित करने के साथ साथ एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने का भी होता है। तो ये तीन जो हमने टिश्यू बात करी वो एक्स्ट्रास्टेलर क्षेत्र में आते हैं। वे थे हाइपोडर्मिस, इनर कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। अब हम बात करते हैं इंट्रास्टेलर यानी अंतरारंभीय क्षेत्र की। अंतरारंभीय क्षेत्र में यानी जो रंभ के अंदर उपस्थित है वह अंतरारंभीय क्षेत्र में जो पहला है वह है परिरंभ या पेरिसाइकिल। यह उत्तक परत पौधों में संवहन तंत्र या रंभ की बाहरी सीमा का अभिनिर्धारण करती है। सामान्यतया पेरिसाइकिल अंतस्त्वचा के भीतर तथा संवहन बंडल के बाहर की ओर पाई जाती है। यानी कि अगर हम स्टेम का सेक्शन काटें तो बाहर एंडोडर्मिस नज़र आएगी और उसके अंदर पेरिसाइकल लेयर नज़र आएगी। सामान्यतः मृदुतकी कोशिकाओं से निर्मित एक पंक्तिक या बहुपंक्तिक परत होती है। कुछ पौधे जैसे स्माइलैक्स में बहुपंक्तिक परिरंभ दृढ़ोत्तक का बना होता है, यानी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स इन मल्टीलेयर्ड पेरिसाइकिल में उपस्थित होती हैं। हेलियंथस के तने में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। संवहन बंडलों के ऊपर फ्लोएम के ऊपर परिरंभ दृढ़ोत्तक की बनी होती है, जबकि मज्जा रश्मियों के ऊपर परिरंभ मृदुत्तक की पाई जाती है। दूसरा उदाहरण पाइनस के निडल में परिरंभीय परत बहुपंक्तिक एवं कई प्रकार की कोशिकाओं जैसे मृदुत्तकीय एल्ब्यूमिनस सेल्स तथा ट्रांसमिशन टिश्यू द्वारा बनी होती है। निक्टेंथस, तीसरा उदाहरण निक्टेंथस जिसे हम हरश्रृंगार भी कहते हैं, उसमें परिरंभ स्टोन सेल्स या दृढ़ कोशिकाओं से बना होता है। पार्श्व जड़ों की जो उत्पत्ति है यानी लेटरल रूट्स की उत्पत्ति जो है वो भी पेरिसाइकिल द्वारा ही होती है। पेरिसाइकिल के अलावा जो दूसरा इंट्रास्टेलर टिश्यू है या सेल्स हैं वो होती हैं मेडुलरी रेज की या मेडुलरी रेज यानी मज्जा रश्मियाँ। जिम्नोस्पर्म व द्विबीजपत्री पौधों में संवहन बंडलों के बीच यानी दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में मज्जा यानी पित्त से लेकर कोर्टेक्स तक मृदुत्तकी कोशिकाओं द्वारा निर्मित अनेक रेखीय पंक्तियां पाई जाती हैं। इन्हें मेडुलरी रेज या मज्जा रश्मियाँ कहते हैं। प्रारंभिक संरचना में उपस्थित मज्जा रश्मियाँ एपिकल मेरिस्टेम से निर्मित होती हैं। इन्हें प्राइमरी मेडुलरी रे भी कहते हैं। द्वितीय वृद्धि के दौरान मेडुलरी रे का निर्माण संवहन कैम्बियम के रश्मि आद्यकों से होता है। ये सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर मज्जा तक फैली हुई रहती हैं। इनका प्रमुख कार्य जल व खनिज पदार्थों का अनुप्रस्थ संवहन है, यानी कि मेडुलरी रेज का फंक्शन जल व खनिज पदार्थों का लेटरल कंडक्शन या अनुप्रस्थ संवहन है। जो तीसरा और अंतिम प्रकार का इंट्रास्टेलर क्षेत्र में उत्तक पाया जाता है वह कहलाता है पित्त या मज्जा। वैस्कुलर प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल्स के भीतर की ओर उपस्थित केंद्रीय भाग को पित्त कहते हैं। मज्जा में अनेक रासायनिक पदार्थ जैसे रेजिन, टैनिन, गोंद एवं वसा का संचय होता है, पर जब यह स्क्लेरेन्काइमा या
उत्तक की बनी होती है तो ये यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। इस तरह से ये था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसमें हमने बात करी एक्स्ट्रासेल्युलर क्षेत्र की और इंट्रासेल्युलर क्षेत्र की। एक्स्ट्रासेल्युलर में हमने हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस पढ़ा, और इंट्रासेल्युलर क्षेत्र में हमने पेरिसाइकिल और मेडुलरी रेस व पित्त के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो तीसरा और अंतिम प्रकार का टिश्यू सिस्टम है वह है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी संवहन उत्तक तंत्र। फ्लोएम व जाइलम संयुक्त रूप से मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे संवहन बंडल कहते हैं। इन दोनों जाइलम व फ्लोएम के बीच कैम्बियम को भी सम्मिलित किया गया है, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की लेयर भी होती है। डाइकोट्स में कैम्बियम उपस्थित होता है और मोनोकोट्स में अनुपस्थित होता है, जो कि उनके द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। प्राइमरी पादप यानी जो यंग पादप शरीर है उसमें बनने वाले संवहन बंडलों को प्राथमिक संवहन बंडल कहते हैं। तो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स यानी इसमें सबसे पहले बनने वाले जाइलम व फ्लोएम को क्रमशः प्रोटोजाइलम व प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, और बाद में बनने वाले जाइलम व फ्लोएम को मेटाजाइलम व मेटाफ्लोएम कहते हैं। प्रोटोजाइलम की उपस्थिति या प्रोटोजाइलम की स्थिति तथा इसमें उपस्थित प्राथमिक जाइलम के आधार पर वेस्कुलर बंडल्स निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक्सार्क यानी बाह्य आदि दारुक, यानी जो प्रोटोजाइलम है यानी जो छोटे प्रोटोजाइलम के सेल्स हैं वो परिधि की ओर और जो बड़े हैं वो केंद्र की ओर पाए जाते हैं। जो साइड में चित्र बता रखा है उसमें ये स्पष्ट करा हुआ है एक्सार्क कंडीशन को। जो सेंटर में है वो मेटाजाइलम और जो परिधि की ओर है वो प्रोटोजाइलम, और यह इस तरह का एक्सार्क डाइकोट्स की जड़ों में पाया जाता है, यानी द्विबीजपत्री की जो जड़ें हैं या मूल है उसमें ये एक्सार्क कंडीशन देखी गई है। दूसरा है मेजार्क यानी मध्य आदिदारुक। जब प्रोटोजाइलम मध्य भाग में तथा मेटाजाइलम इसके चारों ओर पाया जाता है तो यह मध्य आदिदारुक कंडीशन कहलाती है। उसका उदाहरण है फर्न्स में, टेरिडोफाइट्स में, फर्न्स में इस तरह का कंडीशन यानी मेजार्क कंडीशन देखी गई है, यानी प्रोटोजाइलम सेंटर में और मेटाजाइलम इसके चारों ओर। जो तीसरी कंडीशन है वो है एंडार्क, यानी जब प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर हो और केंद्र की ओर उपस्थित हो और मेटाजाइलम किनारों की ओर, यानी एक्सार्क से जब विपरीत कंडीशन हो तो वो कंडीशन कहलाती है एंडार्क। और यह एंजियोस्पर्म के यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के स्टेम्स का ये प्रमुख लक्षण है, यानी एंडार्क कंडीशन जो है वो स्टेम्स में पाई जाती है। कैम्बियम यानी जो एधा है जाइलम व फ्लोएम के बीच में उपस्थित है और ये सेल्स जो हैं विभाज्योतक होती हैं। एधा में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। पहला है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल यानी तर्कुरूपी प्रारंभिक, और दूसरी जो हैं वो हैं रे इनिशियल्स यानी अरीय कोशिकाएं। यानी एक जो कैम्बियम की सेल है वो दो सेल से मिलकर बनी होती है। जो लंबी कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं तर्कुरूपी प्रारंभिक, और जो छोटी होती हैं वो होती हैं रे प्रारंभिक यानी रे इनिशियल्स। तो जो तर्कुरूपिक प्रारंभिक है वह सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, यानी बाहर की ओर सेकेंडरी जाइलम काट कर टिश्यू बनाएगा, और जो अंदर की ओर जो सेल्स बनेंगी इसके डिवीजन से वो सेकेंडरी जाइलम होती हैं। और जो दूसरा सेल है रे इनिशियल्स, वो इन दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो मेडुलरी रे होती है उसका निर्माण ये रे इनिशियल्स करते हैं। यानी कि कैम्बियम की दो प्रकार की सेल्स होती हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल तर्कुरूपी प्रारंभिक जो द्वितीयक संवहन उत्तक बनाती हैं, और रे इनिशियल्स यानी रे प्रारंभिक जो कि मेडुलरी रे या मज्जा रश्मियाँ बनाती हैं। टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल यानी विभिन्न प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स की हम बात करें तो मुख्यतया 5-6 प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखे गए हैं। पहला है कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन संयुक्त समपार्श्वीय एवं खुले हुए वेस्कुलर बंडल। ये डाइकोट तने में पाए जाते हैं। इनमें जाइलम व फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होता है और जाइलम और फ्लोएम एक ही अक्ष पर यानी एक ही साथ
एक में ही, एक वैस्कुलर बंडल में ही दोनों पाए जाएंगे। अंदर की ओर जाइलम और बाहर की ओर फ्लोएम, बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप। दूसरा जो है, ये जो कॉन्जेंट कोलेटरल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल है, जैसा कि चित्र में दर्शाया है, यह डाइकॉट तने में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का है कॉन्जेंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड, यानी संयुक्त संपार्श्वीय एवं बंद संवहन बंडल। ये मोनोकोट स्टेम में पाए जाते हैं। इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है, यानी कि मोनोकोट स्टेम में क्लोज्ड यानी बंद प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स, जैसा कि चित्र में दर्शाया है, इसमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है, जिससे इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। ये मोनोकोट स्टेम में पाए जाते हैं। तीसरा है कॉन्जेंट कोलेटरल एंड एम्फीफ्लोइक, जिनको हम बाइकोलेटरल भी कहते हैं, यानी कि संयुक्त संपार्श्वीय और उभय फ्लोएमी। कुकुरबिटेसी फैमिली, जो कि डाइकॉट की एक फैमिली है, उसके तने में इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इसमें 2 कैम्बियम की परत और 2 ही फ्लोएम, यानी आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम पाया जाता है, और सेंटर में ज़्यादा विकसित जाइलम उपस्थित होता है। तो इस तरह का वैस्कुलर बंडल बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहलाता है, जो कि कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है। चौथे प्रकार का वैस्कुलर बंडल है फ्लोएम केंद्री या सकेंद्री, जिसे हम कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। इसमें एम्फीवेसल और एम्फीक्रिबल 2 प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। अगर फ्लोएम केंद्र में हो और चारों ओर जाइलम से घिरा हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, यह कहलाता है लेप्टोसेंट्रिक या एम्फीवेसल प्रकार का वैस्कुलर बंडल। और जब जाइलम सेंटर में और फ्लोएम उसके चारों ओर घेरे हुए हो, तो इस तरह का वैस्कुलर बंडल कहलाता है एम्फीक्रिबल, यानी जाइलम केंद्री संवहन बंडल। जो अंतिम प्रकार का वैस्कुलर बंडल है वो है अरीय वैस्कुलर बंडल, जो कि मुख्यतया जाइलम व फ्लोएम, यानी कि इसमें इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल में प्राय जाइलम व फ्लोएम जो है वो एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, यानी एक रेडियस पर जाइलम उपस्थित होगा और दूसरे रेडियस पर फ्लोएम उपस्थित होगा, यानी अलग अलग त्रिज्या पर जाइलम व फ्लोएम की उपस्थिति इन अरीय संवहन बंडलों में देखी जाती है। एग्जाम्पल, रूट्स में रेडियल प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, यानी रेडियल बंडल की जो उपस्थिति है वो रूट्स का प्रमुख लाक्षणिक गुण है। अंततः ये टीएस डाइकॉट स्टेम बता रखा है, जिसमें तीनों प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स को शो किया गया है। बाहरी परत एपिडर्मिस, जो कि डर्मल टिश्यू सिस्टम बनाती है। जो दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसमें कि हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल होती है, वो दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। और तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें कि वैस्कुलर बंडल्स और कैम्बियम रिंग दर्शाई गई है, वो तीसरे प्रकार का टिश्यू सिस्टम है, यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इस तरह से हम प्लांट के एनाटॉमी, यानी कि प्लांट के रूट व स्टेम की एनाटॉमी अगर हम अध्ययन करते हैं, तो मुख्यतया 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने इस लेक्चर में अध्ययन किया। थैंक यू।